नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। आजकल शिक्षण प्रदान करने का और शिक्षा ग्रहण करने का तरीका रातों रात बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। अभी इसी वक्त अपग्रेड कीजिए, एग्जाम नगर के साथ जुड़िए और अपने साथियों को अवश्य जोड़िए। एग्जाम नगर के साथ आपका डिजिटल साथी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आप मेरे साथ जुड़े हैं एग्जाम नगर पर। आज एग्जाम नगर में आज हमारा जो नया सेशन होगा वो इंडियन पॉलिटी को लेकर के होगा, भारत की राज्य व्यवस्था को लेकर के होगा। यानी कि हम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आज हम उसको राजनीति विज्ञान को पढ़ेंगे। तो भारत की राजनीति विज्ञान जो है, हमारा जो इंडियन जो पॉलिटी है, वो जहां से स्टार्ट होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से प्रारंभ होता है। क्योंकि ये हमारा देश का जो राजनीति विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो बेस है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। क्योंकि सारी की सारी बातें, जितनी भी बातें इंडिया आपने को भारत की राजनीति में पढ़नी है, वो सब की सब जो है भारत के संविधान में निहित है। भारत के संविधान में सब की सब लिखी गई है, उन्हें हमें पढ़ना है बिल्कुल स्टार्ट से। क्योंकि इंडियन पॉलिटी का जन्म कहाँ होता है, वो भारत के संविधान से। क्योंकि भारत के संविधान में ही उसके सारे के सारे फैक्ट्स भारत के संविधान में लिखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। तो इसलिए वहां से स्टार्ट करेंगे और उसको पूरा का पूरा ढंग से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करते हुए। और उसके बाद जो है पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, उसके बाद हम जो है राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान है, राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था है राजस्थान की, उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संविधान को देखते हैं। अब बात यह आती है कि भारत के संविधान को आखिर कहां से पढ़ा जाए। मैं आपको बताऊं, देखिए, भारत के संविधान में हमें सबसे पहले जहां से स्टार्ट करना है, वो सबसे पहला पार्ट ये है कि हमारे भारत के संविधान को बनाने की मांग कहां से उठी। यानी कि ये विचार कहां से पैदा हुआ कि भारत में भी एक संविधान बनाए जाने की आवश्यकता है। और किस तरीके से ये जब मांग उठी, तो उसके बाद क्या क्या इसके जो है भेजे जाए, जिससे ये भारत का संविधान जो है वो बनाया गया। भारत के संविधान में जो इसके जो सदस्य थे बनाने वाले, वो सदस्यों का कैसे चुनाव हुआ, कैसे वो लोग आए, किस तरीके से जो है पूरा हमारे संविधान का गठन हुआ, उस संविधान के लिए संविधान सभा के सदस्य कहां से आए, उनका वो कैसे निर्वाचित हुए, या बिना या मनोनीत होकर के आए थे, या उसको कितने दिन लगे, कहां से उसके बारे में प्रेरणा मिली, किन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट उसके संदर्भ में जारी किए। ये सब बातें जो हैं, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद पढ़ने से पहले हमें जाननी बहुत जरूरी है। तो आज सबसे पहले हम जिस चीज को जानेंगे वो यही है कि भारत के संविधान को बनाने की प्रेरणा आखिर कहां से मिली, किस तरीके से भारत के संविधान को बनाया गया, क्या उसके चरण थे, किन चरणों में बनाया गया, और क्या उसका प्रारूप था, उसका ड्राफ्ट क्या था। इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं सन 1896, यानी मैं 1896 की बात आपको बताऊं। तो देखिए, सन 1896, तो सन 1896 में स्वराज विधेयक आया। सन 1896 में आया स्वराज विधेयक। और ये जो स्वराज विधेयक जो सन 1896 में आया, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक साहब इसको लेकर के आए स्वराज विधेयक को। और ये जो स्वराज विधेयक जो इनके निर्देशन में, इनके सुपरविजन में जो तैयार किया गया, इसके अंदर ही आज का जो संविधान है और संविधान सभा का जो गठन हुआ था, वो सब कहीं न कहीं इसी की प्रेरणा थी। इसकी प्रेरणा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ही कुछ इस तरीके से लिखा गया था कि देश का जो स्वराज, यानी हमारा खुद का जो राज आएगा, यानी डेमोक्रेसी की बात अपन करें कि हमारा खुद का जो राज आएगा वो कैसे चलेगा, कहीं ना कहीं इसका एक जो है एक प्रारूप जो है हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्वराज विधेयक के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट्स उसका लिखा हुआ था। यहीं से प्रेरणा मिली। अब हमें पॉलिटिकल साइंस की किताबों में बात लिखी रहती है
कि सन 1922 में, सॉरी 1922 1922 यानी 1922 के अंदर, 1922 में महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने सन 1922 में एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी शुरुआत हमें यहीं से मिलती कि महात्मा गांधी ने कहा कि जो भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से समझिए कि जब 1922 में एक स्टेटमेंट हमें मिलता है कि महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों की ही इच्छा अनुसार होगा, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं जिक्र पहले भी हुआ था। तो पहले कहां से प्रेरित था? ये स्वराज विधेयक से प्रेरित था, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब के सुपरविजन में तैयार किया गया था। अब 1922 के ठीक बाद हम बात करें 1924 की, यानी कि 2 वर्ष बाद की हम जो है इसमें बात करते हैं। तो 2 वर्ष बाद ये है कि मोतीलाल नेहरू जो थे, यानी सन 1924 में मोतीलाल नेहरू ने यह मांग की, मोतीलाल नेहरू ने मांग की कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब संविधान सभा के गठन के बारे में 1924 में 1924 में किसने मांग करी? तो ये आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू ने 1924 में संविधान सभा के गठन की मांग की। अब इसके बाद यहां तक की तो क्या है, एक स्टेटमेंट था कि साहब ये तो स्वराज विधेयक था जिसमें कुछ इस तरीके की बातें लिखी हुई थी। ये 1922 में महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया और उसने 1924 में मोतीलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक घोषणा कब हुई? तो ये बात आपको याद रखनी है कि मैं बात करूं 29 जुलाई 1936 की। देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखिए, 29 जुलाई 1936 को कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। ठीक है, ये 29 जुलाई 1936 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो इनका जो चुनावी घोषणा जो पत्र था, उस चुनावी घोषणा पत्र में सबसे पहले आधिकारिक रूप से भारत के संविधान की मांग की गई। तो याद रखना है कि आधिकारिक घोषणा जो है, आधिकारिक घोषणा ये सबसे पहले कांग्रेस ने की थी, आधिकारिक घोषणा। और ये कांग्रेस ने कब की? कांग्रेस के अधिवेशन में 29 जुलाई को इन्होंने जो है ये घोषणा की और अपने चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की। इसके बाद इसी 1936 के दिसंबर में लखनऊ में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और उसके जो उसका महत्व है उसकी व्याख्या की गई। तो याद रखना है आपको कि दिसंबर 1936 में कांग्रेस का दोबारा से अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में समझाया गया कि हमने भारत में संविधान की मांग क्यों की है और इस संविधान की मांग के लिए जो संविधान सभा बनेगी, ये संविधान सभा, इस संविधान सभा की दो बातें कि एक तो इसका अर्थ क्या होगा और एक इसका महत्व क्या होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि भारत में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन उसका एक तो अर्थ क्या है कि भाई ये संविधान सभा क्या होगी या क्या है ये संविधान सभा, और उसके बाद उसे समझाया गया, डिस्क्राइब किया गया कि भैया ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का महत्व क्या होगा, कि क्या आवश्यकता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें 1942 की, 1942 की बात करें तो देखिए मैं आपको बताऊं 1942 में 1942 में भारत के अंदर जो है ये क्रिप्स मिशन भेजे जाने की बात कही गई। क्रिप्स मिशन इंग्लैंड की बात है। देखिए इंग्लैंड के उस समय मजदूर दल के प्रधानमंत्री थे एटली। अब वो जो एटली जो थे, उस एटली ने उस समय भारत में क्रिप्स मिशन भेजने की बात कही
कि भाई भारत में जो है संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, और भारत में उसको बनाने के लिए इन्होंने एक योजना जो है खाका बनाने की कोशिश करी कि भारत में संविधान के लिए एक संविधान सभा बना दी जाए। ये बात उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मजदूर दल के एटली, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और इन्होंने कहा कि भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा जाएगा, और उस जो क्रिप्स मिशन जो भेजा जाएगा उस क्रिप्स मिशन के अंदर जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो सदस्य जिन सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा वही सदस्य इस विधानसभा के अंदर शामिल होंगे। तो ये जो क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन में इंडियन जो स्टेट था उसके सेक्रेटरी थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आपको याद रखना है कि एक तो हमारा जो भारतीय जो राज्य था, भारत राज्य, उसके सचिव थे, भारत राज्य के सचिव, नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे, ये इंडियन जो स्टेट था उसके सेक्रेटरी थे। अब इनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक दल बनाया, इनकी अध्यक्षता में। तो उसके अध्यक्ष तो कौन थे? ये। और इनके अध्यक्ष होने के साथ साथ इसके अंदर ये जो कमेटी जो है, जो मिशन अपने देश में भेजा गया, इसमें दो अन्य लोग शामिल थे। एक थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो एक थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे, ये उस समय की तत्कालिक सरकार में व्यापार मंत्री। और तो इनको ये जो व्यापार मंत्री थे, इनको ये सदस्य के रूप में आए। और तीसरे जो थे वो एवी अलेक्जेंडर। और ये जो एवी अलेक्जेंडर थे प्यारे विद्यार्थियों, ये उस समय तात्कालिक वहां की सरकार में नौसेना मंत्री थे। तो ये तीन लोगों की जो है एक मिशन बनाया, और इस मिशन को बना करके भारत में भेजा गया। अब ये जो मिशन था, ये 24 मार्च को 1946 में 24 मार्च को ये भारत में पहुंचा। देखिए कितने तारीख को पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। यानी प्लान कब बनी थी इनकी? 42 में। और ये भारत में कब पहुंचा? 46 में। तो 1946 की 24 मार्च को यह दल भारत आया। जैसे ही यह दल भारत आया, तो भारत आने के बाद इस दल ने मुख्यतः लगभग जो हमारे यहाँ के जो लीडर थे, जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई, या जो भी उस समय जो लीडर थे यहाँ, जो स्वतंत्रता के लिए जो लोग लड़ रहे थे, अब इन लोगों में से सभी लोगों से इन्होंने बात की, लेकिन मुख्यतः इन्होंने दो लोगों से बात करी। अब दो लोगों से किन किन से बात करी? तो एक तो इन्होंने बात करी अबुल कलाम आजाद के साथ, अबुल कलाम आजाद। और एक जो है मोहम्मद अली जिन्ना एक मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो इन दो लोगों के साथ इन्होंने जो है मुख्यतः अपनी बात की। और जब अच्छी तरीके से इनसे बात हुई, सारे मामलों पे इन्होंने इनको समझाया कि जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जो क्लीमेट एटली जो थे, उन्होंने क्यों क्रिप्स मिशन देश में भेजा है, क्या इस क्रिप्स मिशन के मायने हैं, क्यों हम लोग यहां आए हैं। जब ये सारी बातें समझाई गई, तो इन सभी लोगों से बात करने के पश्चात मुख्यतः दो लोगों से, अबुल कलाम आजाद और अपने ये मोहम्मद अली जिन्ना, इन दो लोगों से बात करने के बाद इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करी। और उस रिपोर्ट में मुख्यतः 3 बिंदु थे। हम आपको समझाते हैं वो 3 बिंदु क्या थे, जो क्रिप्स मिशन के बाद, जो क्रिप्स मिशन में जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, और ये जो 2 सदस्य थे, इन तीनों ने मिलकर के कौन से 3 बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थे, उसमें इन्होंने उसकी रिपोर्ट तैयार की। आप देखिए, अब इसके बाद देखिए भैया, तो सबसे पहला बिंदु तो इनका क्या था कि जो ब्रिटिश प्रांत होंगे, वो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत, इन सबको मिलाया जाएगा। देखिए उस समय तक 2 भारत थे देश में। कहते थे कि एक तो क्या, कौन सा था? अंग्रेज भारत। कौन था भैया? अंग्रेज भारत। और एक कौन था? अपना देसी भारत। यानी उस समय भारत की दो बातें होती थी भारत के संदर्भ में, कि साहब एक तो कैसा भारत है? अंग्रेज भारत। और एक कैसा भारत है? देसी भारत। ये अंग्रेज भारत तो वो
जहां इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो अपना शासन करती थी, और देशी भारत वो जिसके अंदर जो हमारे राजा महाराजा जो रजवाड़े जो चलते थे, जहां हमारे राजाओं का शासन था, वो उसको क्या बोला जाता था, देशी भारत बोला जाता था। तो ये जो इनका जो क्रिप्स मिशन के बाद जो रिपोर्ट तैयार करी, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशीय रियासतों को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाएगा, और रक्षा, विदेश और परिवहन, ये इसमें 3 तरीके के जो है मामले वो यहीं पे रखे जाएंगे। यानी कि देखिए, क्रिप्स मिशन में उस समय तक भी पूर्ण स्वतंत्रता की कोई बात नहीं करी गई। उन्होंने कहा कि रक्षा, और दूसरा उनका विदेश का, और तीसरा परिवहन का, यानी 3 प्रकार के मामले। देखिए, रक्षा, मैं लिखूं विदेश और परिवहन, ये 3 प्रकार के मामले जो हैं वो ये जो संघ बनेगा इस संघ के पास होंगे। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनको मिला करके क्या बना दिया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने दूसरी बात उसके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट में लिखी कि एक आंतरिक सरकार का गठन होगा। ठीक है, और ये जो आंतरिक जो सरकार के गठन की जो बात इन्होंने कही थी, इसी सरकार को लास्ट में इसका जो है खाका बनाया भी गया, और इसमें 14 लोगों को शामिल किया गया, जो बाद में अंतरिम सरकार कहलाई। तो आपको याद रखनी है कि उन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार होगी, और ये जो अंतरिम सरकार थी, ये अंतरिम सरकार लास्ट में बनाई भी गई, और इस अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य, इसके मंत्रिमंडल में कुल 14 सदस्य शामिल थे। आपको उस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब संविधान सभा के गठन की इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा कि ठीक है, भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। देखिए, यहां यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये संविधान सभा के गठन की जो मांग थी, ये सबसे पहले लिखित रूप में कहां रखी गई। तो आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन जो था, उस क्रिप्स मिशन में जो रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन के बाद यहां आने के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई लास्ट में, उसी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया था कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा। हालांकि उससे पहले एक अंतरिम सरकार होगी, और वो अंतरिम सरकार में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा, जो बाद में बनाई भी गई थी। अब साफ बात आती है कि साहब, ये जो संविधान सभा होगी, इस संविधान सभा के सदस्य कैसे होंगे, कहां से लाए जाएंगे, वो निर्वाचित होंगे या मनोनीत होंगे, कैसे होंगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर इस संविधान सभा के सदस्य की बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि प्रत्येक 10 लाख जो लोग हैं, 10 लाख की जो आबादी है, 10 लाख की आबादी, इस 10 लाख की आबादी पे एक सदस्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि 10 लाख की आबादी पे क्या होगा, एक सदस्य होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब, इन सदस्यों का जो चुनाव क्षेत्र होगा, इस चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में इन्होंने बातें करी। तो चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में एक तो इन्होंने कहा कि साहब, एक सामान्य क्षेत्र बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे, सामान्य क्षेत्र। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक होगा मुस्लिम क्षेत्र, और तीसरा होगा सिख क्षेत्र, यानी उस समय धर्मों के आधार पर इसको बांटा गया। तो दूसरा इन्होंने कहा कि साहब कौन होगा, मुस्लिम क्षेत्र, और तीसरा इन्होंने कहा कि साहब कैसा होगा, सिख क्षेत्र होगा। यानी कुल मिला के सामान्य क्षेत्र का मतलब तो क्या था कि हिंदू बाहुल्य जो इलाका होगा वो सामान्य क्षेत्र माना जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि साहब, जिस इलाके में मुस्लिम बाहुल्य, यानी मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका होगा, उसे क्या बोलेंगे, मुस्लिम एरिया बोलेंगे, मुस्लिम इलाका बोलेंगे। और तीसरा, इन्होंने कहा कि साहब, तीसरा होगा सिख क्षेत्र, जहां सिखों की दिखता है, वो क्या होगा, सिख क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लिखी गई, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी प्रिय विद्यार्थियों, कि ये जो सदस्य होंगे, ये सारे के सारे सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होंगे। तो यहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो सदस्यों का जो चुनाव होगा, वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से वो लोग निर्वाचित होंगे। ये कैसे होंगे आपको मैं समझाऊंगा, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, कैसे होंगे, ये कहां से आए हैं। लेकिन इसमें आपको मोटी मोटी बात याद रखनी है कि उसमें एक तो रक्षा, विदेश और परिवहन, 3 प्रकार के मामले यहां देने की बात हुई। ठीक है, दूसरा, इन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार बनेगी, जो यहाँ की होगी, जो जिसको अपन आंतरिक सरकार बोल सकते हैं, वो 14 सदस्य की होगी, 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल होगा, जो बाद में बनाई भी गई थी। उसके बाद इन्होंने बोला संविधान सभा का गठन होगा। पहली बार लिखित में लिखा गया कि संविधान सभा का गठन, वो भी किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो मिशन भेजा गया, क्रिप्स मिशन, जो भारत में आया था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। उसके बाद इसमें कहा गया
कि साहब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से निर्वाचित होंगे, 10 लाख सदस्यों पे एक आदमी होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसका जो चुनाव क्षेत्र होगा वो 3 भागों में बटा रहेगा, पहला साधारण क्षेत्र, दूसरा मुस्लिम क्षेत्र और तीसरा होगा सिख क्षेत्र। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं जुलाई 1946 की। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद अपन अगली बात करते हैं, आपको बताते हैं इसके बाद क्या हुआ। यहां तक की बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको। अब देखिए जुलाई 1946 यानी जुलाई 1946 की हम बात करते हैं। अब जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के चुनाव हुए। सबसे पहली बात क्या हुआ यहां पे, संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव। और संविधान सभा के जो चुनाव हुए इसके अंदर कुल कितने सदस्यों को लाने की बात हुई, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो अंग्रेज भारत था, जिसे अपन कहें अंग्रेज भारत, इस अंग्रेज भारत में कितने सदस्य की बात थी, तो 2 तरीके से बांटिए। एक तो यह था कि जो ब्रिटिश हमारे प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरी बात है कि जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, तो इस कमिश्नरी क्षेत्र से तो 4 और 292 सदस्य कहां से लिए जाने थे, ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने थे। तो 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से, 4 लिए जाने थे कमिश्नरी क्षेत्रों से। और इसके बाद जो हमारा देसी भारत था, जो हमारा देसी भारत था, इस देसी भारत से 93 सदस्य लिए जाने चाहिए थे। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि देसी भारत का मतलब देसी रियासतें, यानी हमारी जो देसी रियासतें थी वहां से 93 सदस्य, और अंग्रेज जो भारत था जिसमें ब्रिटिश प्रांत, जिसमें 292, और अपना जो कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वहां से 4। देखिए कमिश्नरी क्षेत्र एक तो दिल्ली था, आपको याद रखना है दिल्ली। दूसरा था ये क्या, कुर्ग, ये कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, कुर्ग कर्नाटक में है, याद रखना, यह दूसरा। ठीक है, तीसरा अपना राजस्थान में था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, यह तीसरा। और एक था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, कर्नाटक में कुर्ग और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का, बलूचिस्तान बाद में पाकिस्तान में चला गया था। तो यानी कुल मिला के 292 और 4 सदस्य ये, तो 292 और 4 ये, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, यानी 296। तो यानी कुल मिला के अंग्रेज जो भारत था वहां से कितने सदस्य लिए जाने चाहिए थे, 296, और वहां से कितने लिए गए, 93। तो याद रखना 296 और 93। ठीक है, तो ये कितना बढ़ जाते हैं, ये 9 और ये कितना बन गए, 38। तो ये हो गए आपके 389, यानी संविधान सभा में 389 सदस्यों का चुनाव हुआ और 389 सदस्यों को जो है इसके अंदर ले लिया गया। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने इससे पहले भी बताया था कि चुनाव निर्वाचन की उन्होंने जो बात कही थी वो सिर्फ और सिर्फ वो बात किस पे लागू होती है, अंग्रेज भारत पे। क्यों लागू होती है, क्योंकि उन्होंने क्रिप्स मिशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन उसका अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होगा और प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे वही उसका निर्वाचन करेंगे। इस गणित को जरा थोड़ा समझिए कि कहता है कि प्रांतीय विधानसभा, क्योंकि प्रांतीय विधानसभा वो जिसके ऊपर शासन किसका था, अंग्रेजों का, यानी कि अंग्रेज शासन कर रहे थे, और अंग्रेज शासन कर रहे थे तो वहां जो भी सदस्य थे वो किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा। इसका मतलब उनका जनता से तो कोई रिलेशनशिप थी ही नहीं, क्योंकि जनता ने उन्हें कभी चुना ही नहीं। तो जनता ने नहीं चुना, उन्हें चुना किन्होंने, अंग्रेजों ने चुन दिया। और उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा चुने गए जो लोग थे उन्होंने ही बाद में ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र से जिन लोगों का चुनाव भारत की संविधान सभा के लिए हुआ, इन लोगों को निर्वाचित उन्होंने किया। तो याद रखना ये जो सदस्य आए थे 296 सदस्य है, इन 296 सदस्यों को भारत की जनता ने कभी नहीं चुना था। ये पूर्ण रूप से एक तरीके से भारत की जो भारत अपना जो देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, ये उस पर एक तरीके से थोपे गए थे ये सारे के सारे सदस्य। इसके बाद ये जो 93 सदस्य थे इनका कोई चुनाव नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ मनोनीत किए गए थे। तो आपको प्रिय विद्यार्थियों एक बात याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ अंग्रेज भारत के लोगों का ही निर्वाचन हुआ था और ये भी अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली से चुन करके आए थे। लेकिन देसी भारत से आने वाले, देसी रियासतों से आने वाले 93 लोगों का चुनाव नहीं हुआ, इन्हें सिर्फ और सिर्फ मनोनीत करके ही
भारत में भेजा गया था। बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद अपन अगली बात करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए भैया, अब जिस तरीके से ये जो भारत की संविधान सभा में ये लोग आए, ये चुन करके आए, अब इसके बाद में भारत की संविधान सभा की पहली बैठक का जिक्र अपन करते हैं। सबसे पहले भारत की संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। देखिए 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक होती है। स्थान था नई दिल्ली, या सॉरी दिल्ली, याद रखना, स्थान था दिल्ली और संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष मान लिया गया था? यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए जब इनको नामित किया गया तो क्या इनका निर्वाचन हुआ था? क्या ये जो है क्यों, मतलब इनको उस सीट पे क्यों बैठाया गया? तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और आज भी यही व्यवस्था भारत के अंदर लागू है कि जब भी भारत की लोकसभा में और किसी स्टेट की जो विधानसभा होती है उसमें जब भी नए इलेक्शन होकर के नए सदस्य आते हैं तो उसमें जो सबसे वर्द जो सदस्य होता है उस सबसे वर्द सदस्य को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर जिसे हम बोलते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी उस विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। ये बात आपको याद रखनी है, जो सभी सदस्यों को शपथ दिलवाता है और उसकी कार्यप्रणाली उसके नए अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि ये उस समय सबसे वर्द सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि ये उसके क्या थे, सबसे वर्द सदस्य थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, इस संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग ने हिस्सा ही नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी यहां बात ये निकल करके आती है कि जब मुस्लिम लीग ने इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया तो इसके अंदर आपकी संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 207 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब जो है ये इसके अंदर कुल अपने 389 थे, आप जानते ही हैं 389 थे, ठीक है। 296 यानी 292 और आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र के और उसके बाद आपके 93 देशी रियासतों से, ठीक है। तो अब बात यह है, अब आपकी जो मुस्लिम लीग जो थे ना, इस मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे इनकी संख्या थी 73, ठीक है। तो भाई 73 लोगों ने इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 73 लोग हिस्सा नहीं लेंगे तो भी कितने बनने चाहिए? 6, 1 और 316, ठीक है। तो इसका मतलब कितना बचे? 316। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि 207 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया जबकि 73 लोग ही मुस्लिम लीग के थे। निकाले जाने के बाद तो 316 ही बचे, जबकि हमारे यहाँ हिस्सा कितने लोगों ने लिया? 207 ने। तो अब ये सवाल ये उठता है कि फिर बचे हुए कौन सदस्य इसके अंदर नहीं आए? तो आपको याद रखना है, एक तो मुस्लिम लीग के लोग इसके अंदर नहीं आए। दूसरी बात, जो 93 जो सदस्य थे, 93, और ये 93 देशी रियासतों से थे, देशी रियासतों से थे ये 93 सदस्य। अब देखिए उस समय के जो राजा थे, जो रजवाड़े जो थे, उनकी सिर्फ जो सोच जो है उनकी वो इतनी थी कि भाई उनका खुद का जो जिस भूमि के ऊपर उनका अधिकार होता था, जिस भूमि को उन्होंने जीत लिया था, वही उनके लिए देश था, ठीक है। यानी उन लोगों के लिए, उस समय के जो राजा महाराजा थे, उनके लिए अपना खुद का राज्य ही उनका देश था। यानी वो उस समय तक ये बात समझ ही नहीं पाए थे कि हमें अब आगे क्या करना है और ये क्या संविधान सभा है, क्या इसका मतलब होगा, इससे क्या फायदा मिलेगा। और वो सभी पूरे को तो देश मानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो जिस क्षेत्र को जीतते थे वही उनके लिए देश होता था, वही उनके लिए सब कुछ होता था। तो इसलिए उन्होंने अपना
तैयार अपना तय ही नहीं किया था कि भाई हमें इसमें क्या करना है, हम क्यों जाएं इसके अंदर। वो एक जगह एक जम पे बैठ करके बात करना ही नहीं चाहते थे। तो इसलिए ये बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके अंदर ये 93 लोग ये भी शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो कुछ मुस्लिम लीग के ऐसी बात नहीं है कि 73 पूरे के पूरे नहीं आए, कुछ लोग जो है इसमें से भी आए थे, 73 में से भी आए थे, और कुछ लोग जो है इसमें से भी आए थे, और कुछ लोग जो मूल जो ब्रिटिश प्रांत के थे वहां से भी एब्सेंट हो गए थे। यानी कुल मिलाकर के संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई, उस संविधान सभा की पहली बैठक में सिर्फ 207 लोगों ने ही हिस्सा लिया था। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 की। ये 9 दिसंबर की बात थी, 2 दिन बाद की बात करते हैं 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। किसको चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कितनी तारीख की बात है? 11 दिसंबर 1946 को उनको अध्यक्ष चुन लिया गया। और ठीक इसके 2 दिन बाद, सीक्वेंस देखिए, 9 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन बाद अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये अध्यक्ष चुन लिया गया। अब आपकी संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, निर्वाचित अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, ये निर्वाचित अध्यक्ष थे, और ये सबसे पहले क्या मनोनीत किए गए थे या इनको मनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि निर्वाचित अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुन लिया गया। ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना ये संविधान सभा के पटल पर रखी गई, और इसे रखा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए भैया, विधान सभा, भारत की संविधान सभा जो थी उसकी बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्तावना को रखा, और आज के संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसी पर आधारित थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 13 दिसंबर 1946 को रखी थी। लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसके ऊपर विचार हुआ, और 22 जनवरी 1947 को, देखिए 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। याद रखना कि इतने दिन बाद इसे स्वीकार क्यों किया गया, ये सोचने वाली बात है कि जब 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 17 दिन ये दिसंबर के और जनवरी के आपके 22 दिन, ठीक है, यानी इतने पीरियड तक इसको स्वीकार क्यों नहीं किया गया? क्या जब इसे सबसे पहली बार रखा गया था, तो सबसे पहली बार जब इसको रखा गया तो उसमें इसको स्वीकार क्यों नहीं किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्यों स्वीकार नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, बेसिकली ब्रिटिश प्रांत के लोग बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने इसके अंदर ये कहा कि साहब इसमें मुस्लिम लीग जो है उसने बहिष्कार कर दिया, और मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद यहां इस संविधान में हम मुस्लिमों का जो हित है उसकी तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें है ही नहीं। यानी जिस समाज का, जिस धर्म का प्रतिनिधित्व करने की जो लीग थी, जो लोग थे, जो कमेटी थी, वो तो इसमें शामिल ही नहीं हुई, तो फिर उनकी बात यहां कैसे पहुंचेगी? तो इन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग जो है वो किसी भी तरीके से विधान सभा की बैठक में शामिल नहीं होगी, तब तक इस उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सभी सदस्यों ने जब इसमें से अधिक जो मत जो थे वो इसी संदर्भ में थे, तो नहीं मानी गई, और जब नहीं मानी गई तो फिर अंततः क्या हुआ कि आपका जो संविधान था उस संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया था। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को एकमत हुए। उसके बाद भारत के संविधान की जो उद्देश्य प्रस्तावना थी उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मिटा देता हूं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love